हेलो भाई, मैं हूं दिव्यम और आज मैं आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसके बारे में वीडियोस बहुत कम बने हैं या तो फिर वीडियो ना के बराबर बने हैं। किसी ने इस मॉडल को समझाया नहीं है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल है और कैसे क्या चीजें ये वर्क करती हैं, ये सब कुछ इस पूरे वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा। जो लोग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जिन लोगों ने ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है, तो क्या उनका बेस है और आगे उनका क्या फ्यूचर है, तो वो सब सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि ये बेसिकली अप्रूव्ड होता है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से। ये गवर्नमेंट की बॉडी है और प्रॉपर गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है। मेरा नाम है दिव्यम दुबे, मैं एक रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूं और मेरे पास उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों का रेरा है। तो आने वाले टाइम में मैं राजस्थान से रिलेटेड भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। अभी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे यूजली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि उन सब वीडियोज को लोगों के सामने लेके आना और एक्सप्लेन करना, ताकि लोगों को एक फ्लैट और प्लॉट के इन्वेस्टमेंट के बाद बाकी और भी चीजें समझ आए कि कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां पे पैसे बढ़ सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं छोटी से कैपिटल को यूज करके। तो अब शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज क्या होती हैं, कैसे बनी थी। तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। आपने अपनी फैमिली में या फिर हो सकता है आपने खुद से सुना हो, आपके फादर से, ग्रैंडफादर से, तो आपने देखा होगा कि 1990 के आसपास, 1990 के आसपास बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनी थी। ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के लोगों ने बनाना शुरू किया था। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक के एम्प्लॉइज हैं, बैंक के एम्प्लॉइज थे, उसके साथ ही साथ आप जितने भी डिपार्टमेंट देख देते हो, आप रेलवे देखते हो, तो इन सभी लोगों ने मिलके, क्योंकि इन सभी लोगों में बहुत सारी यूनिटी होती थी, तो ये यूनिटी में क्या करते थे कि 200 लोग, 300 लोग या फिर 150 लोग, 100 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते थे, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करते थे और धीरे धीरे इनकी सैलरी से पैसे कटते रहते थे। फिर क्या होता था कि एक सोसाइटी बनती थी और जो इनका लीडर होता था, जो यूनियन का लीडर होता था, वो क्या करता था कि एक जगह पे जमीन खरीदता था और लोगों को, सब लोगों को एक एक प्लॉट अलॉट कर दिया जाता था। इसमें बेसिकली जो इंफ्रा था वो बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन था। अभी जैसे मान लीजिए कि ये यहां पे था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लैंड परचेज करते थे। सोसाइटी क्या होता है ना कि सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी एक कलेक्टिव फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन वहां पे कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी का मेंबर है, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या काम होना है या नहीं होना है। इसमें बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो मेंबर्स का बेसिक राइट होता है उन सारी चीजों को पूरा प्रॉपर काम करना। जैसे आपके पास, अभी आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे होंगे तो वहां पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगा, RWA होगा या फिर AOA होगा, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और एक रजिस्ट्रार होता है। तो ये बेसिक सारे के सारे जो लोग होते हैं, ये डिसीजन मेकर होते हैं। इनके साथ जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी कौन सी कंपनी की लगेगी, हाउसकीपिंग कौन सी कंपनी की आएगी, कौन क्या चीज होगा। ये पूरा जो मैनेजमेंट का काम होता है, ये बाकी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ये वो करते थे। तो बेसिकली ये सोसाइटी का क्या था, एक कलेक्टिव डिसीजन था, लेकिन यहां पे डिसीजन मेकर सोसाइटी की जो बोर्ड मेंबर थे, वो जो कमेटी के लोग थे, वो सारी की सारी चीजें करते थे। इसमें क्या होता है कि हर मेंबर का एक प्रोपोर्शनल शेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक इतना बड़ा लैंड पैक्ट है, इन्होंने खरीद लिया है। अब आपके पास एक 100 गज की मेंबरशिप है, तो आपको एक ये हिस्सा अलॉट कर दिया जाएगा कि जमीन में, इस पूरी जमीन में आपके पास एक 100 गज का हिस्सेदारी है। तो इसके लिए एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो वो सारी की सारी चीजें ये डिसाइड करती हैं कि आपके पास इस लैंड में क्या ओनरशिप है। और ये जो सोसाइटीज होती हैं, ये बेसिक एक लीगल एंटिटी होती हैं और रजिस्टर होती हैं अंडर कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर। तो कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो 1965 है यूपी में। हर एक स्टेट का अलग होता है, दिल्ली का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है। जैसे तो उसी तरह से सारी की सारी स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो एसेट क्रिएशन मॉडल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि उस समय 1990 के आसपास लोगों ने सोसाइटीज में लैंड परचेज की, इन्वेस्टमेंट किया और आज वो चीजें आज निकल के आ रही हैं। कुछ सोसाइटीज सन 2000 के बाद, सन 2005 में या 2006 में, 8 में, 10 में इस समय डेवलप हुई और लोगों का उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अब आते हैं कि ये जो सोसाइटीज होती हैं, इनको गाइड कौन करता है, बेसिकली इनके ऊपर कौन इनको मॉनिटर करता है। तो इन सबको मॉनिटर करने का काम है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का। तो बेसिकली क्या है ना कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो है ये स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है और ये इसका काम है। जैसे आवास विकास परिषद का, आप कभी भी किसी भी शहर में जाओगे तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे आवास विकास की कॉलोनीज होती हैं। तो आवास विकास की जो कॉलोनीज है, बेसिकली ये आवास विकास का काम था कि शहरों के एक्सपेंशन को करना और उनमें बेटर इंफ्रा प्रोवाइड कराना, उनको सड़क प्रोवाइड कराना, उनको बिजली देना, उनको सीवर की फैसिलिटी देना और बड़ी बड़ी जो भी फैसिलिटीज होती हैं उसके आसपास हाउसिंग, क्या बोलते हैं, स्कूल
प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना, ये सारा का सारा प्लानिंग का जो काम था वो आवास विकास परिषद का था। उसके बाद ही जैसे शहरों का एक्सपेंशन हुआ, फिर आवास विकास बड़े लैंड पार्सल्स में चला गया, जहां पे शहरों के एक्सपेंशन में उन्होंने ध्यान दिया। और जो मॉडल था, जो बेसिक आवास विकास पहले करता था, वो आज डेवलपमेंट अथॉरिटीज करना शुरू कर दिए हैं। अब जैसे अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके बाद बनी थी, तो जो काम पहले आवास विकास करता था वो आज गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। अब इसका आवास विकास का काम क्या है कि लेआउट अप्रूवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस को बनाना। आपने अभी नाम सुना होगा कि प्रेस्टीज ग्रुप सिद्धार्थ बिहार में आया है, और प्रेस्टीज ग्रुप ने जो लैंड परचेस करी है वो जीडीए के अंडर नहीं आई है, क्योंकि उनका जो नक्शा अप्रूवल हुआ था तो बहुत लोगों ने बनाए वीडियोस भी समझाया, बहुत कंफ्यूजन भी लोगों को था। तो बेसिक मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ बिहार जो योजना है, सिद्धार्थ बिहार जो आपको देखने को मिलता है, जो NH-24 से बिल्कुल लगा हुआ है, यहां पे जो प्रेस्टीज आया हुआ है, तो प्रेस्टीज का जो मैप अप्रूवल की जो प्रोसेस हुई है वो सारी की सारी आवास विकास ने की है, क्योंकि आवास विकास की ही योजना थी सिद्धार्थ बिहार और वसुंधरा। तो वहां पे जो भी मैप अप्रूवल की जो भी प्रोसेस थी वो आवास विकास ने करी है। अब इसका काम है हाउसिंग की जो भी स्कीम्स हैं उनको मॉनिटर करना, सारी की सारी चीजों को देखना। तो आपको आवास विकास का पूरा रोल यहां पे समझ आ गया। अब बात करते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनती कैसे हैं। ये पहले तो 1990 के दशक में तो बन गई, लेकिन अब अगर कोई बनाना चाहे तो बनती कैसे हैं। तो बेसिक क्या होता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 लोग हैं और 20 लोग आप मिलके चाहते हो कि हम सभी लोग सिर्फ एक जगह पे लैंड परचेज करें और एक कॉलोनी डेवलप करें, उसका नाम एक बैंक कॉलोनी रखें जिसमें सिर्फ बैंक के एम्प्लॉइज हो, उसके अलावा कोई ना हो। तो उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप बनाने के साथ ही साथ आपको सभी लोगों का एक अप्रूवल चाहिए होता है, और उसके साथ साथ आप सोसाइटी का एक नाम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक एम्प्लॉय सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ये बेसिकली आपने एक नाम डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बायलॉज ड्राफ्ट होते हैं। बायलॉज में बेसिकली क्या लिखा होता है कि सोसाइटीज का काम क्या है, सोसाइटीज का मोटिव क्या है, आगे चल के सोसाइटी अपने बाकी के लोगों को क्या बेनिफिट देगी, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। मतलब आप ये समझिए सोसाइटी का ये संविधान होता है जो बायलॉज होता है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन इसका काम होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ये आपको ऑलमोस्ट हर शहर में मिलेगा। बड़े महानगरों में ये सारी की सारी ऑफिसेस होते हैं। आपके RWA के जो भी मैटर होते हैं या फिर AOA के जो मैटर होते हैं, ये सारे के सारे यहां से ही ऑपरेट किए जाते हैं, यहां से ही मैनेज किए जाते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद एक बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद आप लैंड परचेज की प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 20 लोगों का एक ग्रुप है, तो 20 लोगों के ग्रुप में आपने क्या किया कि ठीक है हम एक काम करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। आपने नाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने बायलॉज ड्राफ्ट कर लिए, उसके बाद आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। अब इन सभी लोगों ने 20 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जमा कर दिए। अब सोसाइटी के पास बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। अब सोसाइटी गई है लैंड खरीदने के लिए कि हमें कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पे 1 बीघा जमीन मिल जाए हमें, जिसकी कीमत 20 लाख के आसपास हो। तो आपने या फिर उससे कम हो, आपने वो जमीन खरीद ली। अब उसके बाद जो भी एक्सेस मनी बचा आप उसका रिकॉर्ड रखोगे। रिकॉर्ड रखने के बाद आप सोसाइटी के मेंबर्स को बताओगे कि हमने 18 लाख बीघा में खरीदी है जमीन, 2 लाख रुपए बीघे अभी हमारे पास बचे हुए हैं, जो हम इसमें इसकी बाउंड्री कराने में और इसके बाद इसमें रोड इंफ्रा बिल्डअप करने में, उसके साथ इसकी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी की सीवर की फैसिलिटी देने में इसमें पूरा खर्च करेंगे। तो अब जो प्लॉट इन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने 1-1 लाख रुपए दिए थे, अब इनके हिस्से में मान लीजिए कि टोटल जो खर्चा आया वो आपका 60 लाख रुपए आ गया। तो हर मेंबर के हिसाब से हर मेंबर के अंडर में 3 लाख रुपए पड़े आपके। तो जो प्लॉट आप दोगे, जो आपस में आप बांटोगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सस्ता हो गया। ये 3 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट उन लोगों को, मतलब 3 लाख रुपए का एक तरह से प्लॉट उनको मिल गया। तो अब इस तरह से क्या होता है, सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन में जब आप कलेक्टिवली कोई भी परचेस करते हो लैंड और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्डर नहीं होता है, तो इस वजह से जो लैंड मार्जिन जो होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे रहता है। तो इस वजह से लोगों को बहुत सस्ते रेट्स पे रहने के लिए जमीन या फिर आवास मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, मैंडेटरी है कि आपको 10 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। दूसरा है कि मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, आप मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी कर लो, आप 200 कर लो, 500 कर लो, 600 कर लो। लेकिन एक क्या होता है कि अगर जब आप मेंबर्स को बढ़ाते हो तो आपको एक रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी भी सोसाइटी में आप चाहते हो कि आपने 500 मेंबर कर लिए, अब लिमिट है 200 की या फिर 250 की,
तो 250 से ऊपर जब भी आप जाओगे तो आपको रजिस्ट्रार के यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम 500 मेंबर्स को इस सोसाइटी के अंदर ये पर्टिकुलर ये हमारा बायलॉज है और हम इस तरह से हाउसिंग डेवलपमेंट करने के लिए इतने लोगों को इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो आपको जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो आप फिर उसके बाद कितने भी मेंबर्स अपनी सोसाइटी में ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या रहता है। तो मॉनिटरिंग होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा। इसका हर साल ऑडिट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आरडब्ल्यूए और एओए में भी हर साल ऑडिट होता है, उसी तरह से यहाँ पे हर साल ऑडिट होता है। सोसाइटी के इलेक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उसके साथ साथ रजिस्ट्रार और बाकी के मेंबर्स, इन सब का इलेक्शन होता है, इनको सेलेक्ट किया जाता है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी होती है कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे किस चीज के खर्च हुए हैं, आपको टोटल आपने कितने पैसे रिसीव किए हुए हैं, ये पूरा प्रॉपर आपको मैंडेटरी होता है। सारी की सारी चीजें सारे मेंबर्स के सामने रखना, सबको ट्रांसपेरेंटली सारी की सारी चीजें बताना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफियर कब करती है? देखिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आप समझिए, गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। जबकि प्रोसेस जब बिल्कुल सही चल रही है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का यहां पे काम नहीं है। गवर्नमेंट यहां पे कब करती है? मान लीजिए कि कोई फ्रॉड हो जाए या फिर कोई मिसमैनेजमेंट हो या फिर इलीगल लैंड डीलिंग हो। जैसे मान लीजिए कि सोसाइटी के अंदर पैसे आए हैं 50 लाख रुपए और एक्सपेंस हुआ है 20 लाख रुपए, बट उन्होंने बुक्स में दिखाया 30 लाख रुपए और सोसाइटी के लोगों को यह बात पता चल गई कि 10 लाख रुपए की यहां पे हेरफेर हो गया है। तो इस केस में ये लोग आवास विकास को और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक लेटर लिखते हैं और प्रॉपर कंप्लेंट बनाते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर शुरू होता है। गवर्नमेंट उसको प्रॉपर जांच कराती है, ऑडिट कराती है, ताकि कहां कौन सी दिक्कत आ रही है। तो फिर उसके बाद उन लोगों के अगेंस्ट वो कार्रवाई की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि करंट में अगर आपको कोई सोसाइटी मिलती है, कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि मेरे पास एक सोसाइटी है जिसमें मेंबरशिप अवेलेबल है, तो पहला तो वो केस है, एक मेंबरशिप अवेलेबल है, एक मेंबर एग्जिट कर रहे हैं, उनकी जगह पे दूसरा मेंबर आ रहा है। पहला तो ये प्रोसेस है। अदरवाइज आप अगर सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी में मेंबर बनना चाहते हो तो उसके क्या रूल्स हैं? तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन दिया जाता है। वो एप्लीकेशन को आप सबमिट करते हो जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है। बेसिक डिटेल्स में बेसिक होता है कि आपका अपना नाम होता है, उसमें आपका एड्रेस होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसमें आपके आधार कार्ड की डिटेल्स होती है, पैन कार्ड की डिटेल्स होती है, उसमें आपके नॉमिनी की डिटेल्स होती है। ये सारी की सारी डिटेल्स उसमें होती है। फिर एक मेंबरशिप फीस पेमेंट करना होता है। जनरली 110 रुपए का ये पेमेंट है, ये आपको करना होता है। ये सोसाइटी की सरकारी फीस है, सोसाइटी की एंट्री की। इसकी आपको प्रॉपर एक स्लिप मिलती है। फिर आपको एक कमेटी अप्रूवल होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें प्रॉपर कमेटी के सामने जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनके सामने आपके इस लेटर को रखा जाता है, एप्लीकेशन को रखा जाता है कि सोसाइटी में बेसिकली ये पर्सन मेंबर बनना चाहते हैं। तो वो जब अप्रूव करते हैं तो उसके बाद आप सोसाइटी के मेंबर बनते हो। फिर उसके बाद आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता है। शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट एक इस तरह का लेटर होता है जिसमें ऊपर सोसाइटी का नाम लिखा होता है और यहां लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट, और आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपको इस सोसाइटी के अंदर कितने % शेयर दिए जा रहे हैं और आपकी उनकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो आपको सारी की सारी डिटेल्स उसमें दे दी जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे देखी जाए कि आपको 100 गज का या 200 गज की मेंबरशिप अलॉट हुई है, तो उसमें प्रॉपर लिखा जाएगा कि आपको एक 100 गज की मेंबरशिप अलॉट की जा रही है, जिसमें आपके इस पूरे लैंड पार्सल में सोसाइटी के पास जो भी लैंड पार्सल है उसमें आपकी 100 गज की हिस्सेदारी है। अब इसका एग्जिट का प्रोसेस क्या है? एग्जिट प्रोसेस सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी करंट में सोसाइटीज की मेंबरशिप लिए हुए भी हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी सोसाइटी के नए मेंबर बनेंगे और अगर हम वहां से एग्जिट होना चाहेंगे तो एग्जिट की प्रोसेस क्या है? तो एग्जिट की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। एग्जिट में क्या होता है? मेंबरशिप ट्रांसफर होती है। आप क्या करते हो? आप सोसाइटी के अंदर एक अपना रेजिग्नेशन देते हो। रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आप सोसाइटी को बोलते हो कि आपके जो भी कारण हो, उन कारणों के कारण आप सोसाइटी से अपनी सदस्यता रद्द करना चाहते हो, और सोसाइटी को आपके पास जो भी सोसाइटी से सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसमें आपको सोसाइटी के सर्टिफिकेट मिले होते हैं, जिसमें शेयर सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ ही साथ आपको मिलता है पेमेंट स्लिप्स, जिसमें आपको 110 रुपए की एक स्लिप मिलती है। और अगर वो सोसाइटी ने लैंड परचेज कर ली है तो भी जो भी लैंड परचेज करने के लिए जो आपका शेयर उसमें गया है, जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उसकी अगर स्लिप आपको मिली है तो वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट सोसाइटी को सबमिट करने पड़ते हैं अपने रेजिग्नेशन के साथ। फिर सोसाइटी क्या करती है कि सोसाइटी उस आपके रेजिग्नेशन को अप्रूव कर देती है कि हाँ, हम आपका रेजिग्नेशन अप्रूव करते हैं। ये भी सारी की सारी चीजें बोर्ड मीटिंग्स में होती हैं। बोर्ड मेंबर्स के सामने ये सारे के सारे प्रावधान जो भी चीजें होती हैं सब रखे जाते हैं, तभी ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद नए जो मेंबर होते हैं उनको आपकी जगह पे आपका जो, जैसे मान लीजिए कि ये टोटल इतने प्लेस है,
अब इसमें से एक प्लेस ये खाली हो गया, तो इसकी जगह पे फिर नया एक मेंबर आएगा, उस नए मेंबर को आपकी जगह पे जगह दे दी जाएगी। तो आप मान लीजिए कि किसी भी पुरानी सोसाइटी में अगर आप नए मेंबर बनना चाहते हो तो जैसे ही कोई एग्जिट होगा तो उसकी जगह पे आपको इन करा दिया जाएगा। और इन करने की जो प्रोसेस है वो मैं पहले बता ही चुका हूं कि किसी भी सोसाइटी में मेंबर बनने की क्या प्रोसेस है वो आपको वही सेम फॉलो करनी पड़ेगी। और एग्जिट की प्रोसेस को तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर लैंड परचेस करते हो तो इसमें डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक मेंबर एग्जिट हो गया, उसकी जगह पे इन हो गया, तो आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। इसमें इंटरनल ट्रांसफर होता है। ये इंटरनल ट्रांसफर तब तक होता है जब तक आपको पूरा प्रॉपर फिजिकल अलॉटमेंट ना दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक जमीन है सोसाइटी के पास और सोसाइटी कह रही है कि हम आपको 2 साल के अंदर ये पूरा डेवलप करके दे देंगे, जिसमें आपका रोड, इंफ्रा, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी सारा सब कुछ बना देंगे। तो जैसे ही वो सारे काम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये प्रोसेस होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक के पास ऑलरेडी पहले से शेयर सर्टिफिकेट था, वो उनका सरेंडर हो जाएगा और नया शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी ने ऑलरेडी लैंड परचेज कर रखी है, तो उसके बाद अब दो ऑप्शंस होते हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होते हैं सारे एलीट क्लास होती है या फिर सारे एजुकेटेड मेंबर होते हैं जिनका कोई भी बिल्डर का बैकग्राउंड नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं, ऐसे केसेस में एक तो या तो सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, मान लीजिए कि मैं एक सोसाइटी की बोर्ड कमेटी में हूं और मैंने क्या किया कि सोसाइटी के मेंबर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा कि एक काम करते हैं, एक बिल्डर को हम यहाँ पे लेके आते हैं या फिर एक डेवलपर को लेके आते हैं या फिर इंडिविजुअली एक काम करने के लिए देते हैं। एक को रोड का काम दिया, एक को इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया, एक को सीवर का काम दिया। इस तरह से प्रॉपर रोल डिफाइन कर दें। तो एक तो ये सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल पे आ गया जिसमें सोसाइटी खुद सारी चीजें डेवलप करती है। दूसरा है बिल्डर टाई अप। बिल्डर टाई अप का मतलब है, ये बहुत ही कॉमन है इस समय। जैसे मान लीजिए कि एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपने सुना होगा। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि बिल्डर के साथ होता है, जिसमें एक सोसाइटी के पास पूरा लैंड पार्सल बचा हुआ है। सोसाइटी एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करती है एक बिल्डर के साथ कि आप एक काम करो, आप इस पे डेवलपमेंट कर दो और हम आपको फ्री में हमारी जमीन आपको यूज करने के लिए दे देंगे। दिस इज द सेम मॉडल वेयर यू हैव अ प्लॉट और आप कह रहे हो कि आपके पास इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे नहीं है। आपने कहा कि किसी डेवलपर से कि एक ग्राउंड फ्लोर मुझे बना के दे दो और फर्स्ट और सेकंड जो है वो आप अपना बनाओ और आपकी वो प्रॉफिट है। दिस इज द सेम मॉडल जहां पे सोसाइटी या तो सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल पे जाएगी या फिर बिल्डर टाई अप पे जाएगी। अब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या है उसको डिटेल में मैं समझाता हूं। ये सोसाइटी और बिल्डर इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या लिखा होता है कि जो लैंड है वो सोसाइटी की रहेगी और डेवलपमेंट जो होता है वो बिल्डर करेगा। और ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा लैंड पार्सल ये बचा हुआ है जिसमें बेसिकली बिल्डर ने और सोसाइटी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि 35% जो रहेंगी वो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए लैंड रहेगी और उसके बाद जो 65% है वो बिल्डर सेल करेगा यहाँ पे। दिस इज ये बहुत ही प्रॉपर मतलब एक ऐसा मैटर है जिसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। मैंने बहुत आसान भाषा में इस पूरे मैटर को समझाने की कोशिश की ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए कि पूरी ये प्रोसेस क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि 35% है, इसको जो भी बिल्डर डेवलप करेगा इसको जो बेचने का सिस्टम है ये सोसाइटी के पास रहेगा 35% का और 65% का रहेगा बिल्डर के पास। अब मान लीजिए कि कल को सोसाइटी के पास सेलिंग का कोई राइट नहीं है। सोसाइटी कह रही कि हम बेचेंगे नहीं, हम कहां से बेच पाएंगे। सोसाइटी कह रही कि हमारे पास जो सोसाइटी के मेंबर्स है, आप एक काम करो, इन मेंबर्स के लिए जो 35% लैंड है इसमें सोसाइटी के मेंबर्स के लिए आप फ्लैट बना के दे दो और सोसाइटी आपको फ्री में 65% लैंड दे रही है यूज करने के लिए। अब बिल्डर यहां पे विन विन सिचुएशन में होता है। बिल्डर को फायदा क्या होता है कि बिल्डर को इतना बड़ा लैंड पार्सल फ्री में मिल जाता है और उसको क्या मिलता है, उसको ये 35% लैंड जो है वो डेवलप करनी है। अब इसके लिए मान लीजिए कि किसी बिल्डर ने अपना प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस रखा 5,999 स्क्वायर फीट। अब यहां पे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है 1,000 रुपए स्क्वायर फीट। तो उसने क्या किया, अपनी जो कॉस्टिंग है वो उठा के 699 कर दी। अब ये 7,000 रुपए का जो प्राइस आ गया, 7,000 रुपए के प्राइस में वो अपना ये भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है और 1,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के किया था तो उसमें ये सोसाइटी के लोगों के लिए भी ये फ्लैट बना के दे देगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों लोगों को हुआ। इन लोगों को फायदा, सोसाइटी के लोगों को फायदा ये हो गया कि सोसाइटी ने मान लीजिए जो लैंड परचेज करी थी, सोसाइटी ने परचेज करी थी लैंड जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन रहा वो 1 लाख रुपए का रहा। अब सोसाइटी आज की डेट में अगर बिल्डर उसको फ्लैट बना के दे रहा है तो वो फ्लैट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी लोकेशन की बात करूं, हॉट लोकेशन की बात करूं, तो वहां पे 10,000 से लेके 14,000 15,000 रुपए स्क्वायर फीट तक का प्राइस है। तो अगर मान लीजिए कि सोसाइटी के एक मेंबर ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और बिल्डर उसको फ्लैट बना के दे रहा है उसकी मेंबरशिप के अगेंस्ट में, तो उसको कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी के लोग
एग्री कर देते हैं। और बिल्डर को फायदा क्या होता है कि बिल्डर को करोड़ों रुपए की लैंड जो होती है वो फ्री में मिल जाती है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। अब एक रियल लाइफ एक एग्जांपल से हम एक समझते हैं, जिसमें एक रमेश नाम का व्यक्ति था। इसने क्या किया था, 1995 के आसपास 100 गज की मेंबरशिप ली थी किसी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और इसके एक दोस्त ने क्या किया था कि 200 गज की मेंबरशिप ले ली थी। अब टोटल उस सोसाइटी में जो मेंबर थे वो 200 मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स। इन्होंने क्या किया कि जो 100 गज की मेंबरशिप ली थी इसके अगेंस्ट में इन्होंने छोटा छोटा पेमेंट दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके इन्होंने पेमेंट दिया। तो धीरे धीरे जो इनकी सैलरी से धीरे धीरे कटता गया। अब उसके बाद क्या था, सोसाइटी ने फिर उसके बाद लैंड परचेज कर ली। सोसाइटी ने लैंड परचेज की, धीरे धीरे ये पैसे देते रहे और इन्होंने अच्छा खासा वेट किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो वेट किया है वो किया है 1995 से लेकर 2021 तक का, इन दोनों दोस्तों ने। फिर उसके बाद मेंबर्स ने जो वेट किया, उसके बाद लैंड इतने टाइम तक सोसाइटी ने भी उस लैंड को होल्ड करके रखा, जिसके कारण सोसाइटी की जो वैल्यू थी वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गई। आप समझिए 1995 के आसपास अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना तो शहरों का विकास हुआ था और ना ही इतना सारा डेवलपमेंट हुआ था। 2021 की अगर मैं बात करूं तो आज के सिनेरियो की एक तरह से ये बात हो रही है। तो आज इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतने हाईवे बन गए हैं, इतना इंफ्रा बिल्डअप हो चुका है, लैंड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एप्रिसिएशन लैंड का बहुत ज्यादा हो गया। जिसने 1995 में जमीन खरीदी थी और आज अगर जमीन की कॉस्ट की बात करें तो वो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका बहुत ही बेनिफिट हुआ है। जिन लोगों ने वेट किया उनको वेट का बहुत बेनिफिट हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2021 में होती है एक बिल्डर की एंट्री। ये बिल्डर जो है ये PQZ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी मान लो आप बिल्डर, एक बिल्डर ने एक एंट्री की और इसने क्या किया कि इसने सोसाइटी के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया 2021 में। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 35% फ्लैट रहेंगे ये वो सोसाइटी के मेंबर्स के होंगे और 65% फ्लैट जो होंगे वो बिल्डर अपने बना के बेचेगा। इसमें बिल्डर के ऊपर है कि बिल्डर जो 65% फ्लैट है वो अपने 2 BHK बनाएगा, 3 BHK बनाएगा, चाहे 4 BHK बनाएगा। ये बिल्डर के ऊपर है, क्योंकि सोसाइटी ने 65% लैंड बिल्डर को दे दी है कि वो अपने हिसाब से अब उसको यूज करे और अपने हिसाब से अपनी प्रॉफिट को वहां पे कैलकुलेट करे, अपनी प्रॉफिट को वहां पे निकाले। सोसाइटी का, बिल्डर का काम है सोसाइटी के लोगों के लिए 35% फ्लैट बना के देना। दैट्स इट। अब फाइनल आउटकम जो आया, फाइनल आउटकम आता है आपका 2026 में। इसमें क्या होता है कि रमेश ने जो प्लॉट लिया था, जो बेसिकली 100 गज की मेंबरशिप ली थी, उसके एक्सचेंज में मिल रहा है उसको 2 BHK फ्लैट। और जो उसके फ्रेंड है उसने 200 गज की मेंबरशिप ली थी, उसको मिल रहा है 3 BHK फ्लैट। अब ये 3 BHK फ्लैट था जो इसने पे किया था, इसने 1 लाख रुपए पे किया था, उसके दोस्त ने 2 लाख रुपए पे किए थे। अब ये 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के अगेंस्ट में इनको मिल गया है 2 BHK फ्लैट और ये इनको मिल गया है 3 BHK फ्लैट। इसका बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने इतने टाइम पीरियड तक वेट किया, 1995 से परचेज करने के बाद 2021 तक का वेट किया और उसके बाद यहां पे फाइनल आउटकम निकल के आया और इनको ये मिला कि भाई आपको इस जो आपकी मेंबरशिप है उसके अगेंस्ट में आपको फ्लैट मिल रहा है। अब इनके साथ कोई ऐसा नहीं कि इनके साथ कोई बिल्डर ऐसा कर रहा है कि कोई देखने को मिले कि अरे यार इनको तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इन्होंने इस जमीन के लिए जो पैसे दिए थे वो 1995 में दिए थे और आज है 2026। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही कम प्राइस पे अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप ली थी और आज उनकी लैंड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गई है। इस कारण इनकी जो सोसाइटी में इन्होंने जो परचेज किया था जो मेंबरशिप, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि बिल्डर इनको 2 BHK फ्लैट इनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट बना के दे रहा है, जिसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है। अब इसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इनसाइट क्या निकल के आया? इन्वेस्टमेंट इनसाइट निकल के आया कि रमेश ने बहुत छोटा सा निवेश किया, आज उसका करोड़ों का एसेट बन गया है। इसके पीछे चीज क्या थी? उसने टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, उसने पेशेंस रखा, जिसके कारण उसकी वेल्थ बनी है। तो वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा एक ही ऑप्शन है कि टाइम और पेशेंस, इन दोनों को अगर आप रख सकते हो, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप अपनी वेल्थ बनाने के लिए रेडी हो। स्टॉक मार्केट में भी यही बोला जाता है कि आप कोई भी स्टॉक को परचेस कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे तो वो आपको रिटर्न देगा अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चूज किया है तो। अब ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा किसके लिए है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक सोसाइटी की मेंबरशिप ली और आपने इसको छोड़ दिया, आपने कहा कि अब मेरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम बेसिकली इसका उपयोग तब करेंगे। तो आज आपने एक सोसाइटी की मेंबरशिप ले ली, उसके बाद आपने कहा कि अब हम इसको 10 साल बाद देखेंगे, जो होगा जिस हिसाब से होगा, लैंड एप्रिसिएशन होगी या फिर हमें फ्लैट बना के मिलेगा, जो भी चीजें मिलेंगी हम उस हिसाब से तब देखेंगे। तो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमें लॉन्ग टाइम में बेनिफिट देगा। अब अगर
एग्जाम्पल की बात करूं तो नोएडा और गाजियाबाद में बहुत सारी मल्टीपल सोसाइटीज हैं, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, बाकी आप जब मुलाकात करेंगे मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो ये बेसिक आपके समझने के लिए, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि ये सारी प्रोसेस होती कैसी है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी सोसाइटीज बनी और बिल्डर टाई अप तो बहुत कॉमन है, और उसके बाद लैंड एप्रिसिएशन पूरे एनसीआर में बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आपको भी बात पता है कि जमीन दिल्ली एनसीआर में बहुत कम है और बहुत ज्यादा प्राइसेस उनके बढ़ रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। NH24 कॉरिडोर में आपका सिद्धार्थ विहार आता है, आपका वसुंधरा आता है, इन सब लोकेशंस में भी बहुत सारी सोसाइटीज बनी जिन्होंने सोसाइटीज ने बिल्डर के साथ टाई अप किया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के बाद, और आज वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हाई राइज अपार्टमेंट बने हुए हैं और सोसाइटी के मेंबर्स को वहां पे हाई राइज अपार्टमेंट मिले हैं उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट में। अब सारी की सारी चीजें मैंने अच्छी बता दी। अब इसके बाद अब इसमें रिस्क भी आप देख के चलिए कि रिस्क इसमें क्या होता है। इसमें रिस्क कहां पे होता है कि जैसे कोई जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिले हो जाए किसी कारण, बस मान लीजिए कि कोई भी सोसाइटी है जिसके मेंबर्स आपस में कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको ये नहीं पता कि आगे किस डिपार्टमेंट में किस पर्सन के साथ अप्रोच किया जाए, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपको डेवलपमेंट में डिले देखने को मिलेगा। बहुत सारी सोसाइटीज अभी हैं, सिद्धार्थ बिहार में भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनमें डेवलपमेंट बहुत डिले है, जिनकी अभी लैंड अलॉटमेंट नहीं हुई है, जिन लोगों ने आगे अपने काम नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं। मिसमैनेजमेंट में क्या होता है कि अंदर इंटरनली कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम हो जाए। लीगल डिस्प्यूट आ जाए, कोई लीगल डिस्प्यूट, मान लीजिए कि सोसाइटी की कोई लैंड थी और सोसाइटी ने उसको लेकर रखा था, कल को कोर्ट ने किसी ने उस पर कोर्ट केस कर दिया, तो ये सारे लीगल डिस्प्यूट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लैंड इश्यूज कोई आ जाए, वही सारी चीजें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। आपको कोई भी पर्सन इस सारी चीजों के बारे में गाइड कर रहा है तो क्या उसने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है, उसने सारी चीजें चेक की हुई हैं, क्या उसके अंडर गाइडेंस में एक एक डॉक्यूमेंट है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई किए हैं, खुद से चेक किए हैं, तो वो सारी चीजें। प्रॉपर लीगल वेरिफिकेशन में क्या उन्होंने सारी चीजें देखी है कि जो लैंड अलॉटमेंट हो रही है उसकी क्या प्रोसेस है, उसका डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने चेक किया है कि क्या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से जो भी लेटर्स इशू किए गए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर और लीगल है। अब इसका की एडवांटेज क्या है? मतलब लोग सोचते हैं, लोग पूछेंगे कि भाई इसमें हमें फायदा क्या है कि हम सोसाइटी की मेंबरशिप क्यों लें। तो मैंने आपको भी सारा का सारा एग्जांपल रमेश के नाम से दिया कि उसने कैसे क्या इन्वेस्टमेंट और उसको क्या बेनिफिट मिला। तो ये क्या है? सबसे पहले ये लो एंट्री इन्वेस्टमेंट है और इसमें एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इसमें कलेक्टिव पावर होती है। मतलब एक सोसाइटी अगर किसी भी जगह पे एक लैंड परचेज करती है तो ये सोसाइटी की लैंड कही जाएगी। सोसाइटी में जितने मेंबर्स होते हैं उतने मेंबर्स की ये लैंड कही जाएगी, 200 मेंबर्स की ये लैंड कही जाएगी। यहां पे कोई इंडिविजुअल की पावर नहीं होती। तो कभी भी क्या होता है, जब एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, ज्यादा लोग जब किसी जगह पे होते हैं तो वहां पे सरकार भी पीछे हटती है और बाकी की जो लोकल बॉडीज होती हैं वो भी पीछे। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एग्जिट की। तो फ्लेक्सिबल एग्जिट में क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी भी सोसाइटी के मेंबर बने हैं, किसी कारणवश आप उसमें नहीं रहना चाहते हो क्योंकि आपने सोसाइटी की मेंबरशिप तो परचेज कर ली है, अब आपके कोई पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप से एग्जिट करना चाहते हो, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट की प्रोसेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोसाइटी की मेंबरशिप से आप एग्जिट कैसे हो पाएंगे। तो दिस विल बी द सेम मॉडल, आप वहां से एग्जिट हो सकते हैं इजिली कभी भी। ठीक है, अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया? फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और आपका बिग एसेट बनाने में आपकी हेल्प करता है, और ये बेस्ट है सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और स्ट्रेटेजिक बायर्स के लिए। जो स्ट्रेटेजिक बायर्स हैं, जो लंबे टाइम पे अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके चलते हैं कि हम आज पैसे लगा रहे हैं और लंबे टाइम के बाद इनसे इन्वेस्टमेंट लेंगे, इनसे रिटर्न लेंगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स माइंडसेट रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कहीं पे भी इस तरह की मेंबरशिप या इन सब चीजों के बारे में कोई भी बताता है तो आप एक बार जरूर उनसे सुनिएगा।